आई एम डॉक्टर बी प्रधान, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। आज हम लोग सामाजिक नीति एवं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर चर्चा करेंगे। ये सामाजिक नीति एवं संविधान में प्राविधान क्या क्या हुए हैं। सामाजिक नीति सिद्धांतों अथवा निर्देशों पर आधारित है, जिसके द्वारा लोगों को पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है, जिससे विकास के संपूर्ण अवसर प्राप्त होता है। भारतीय संविधान भारत को एक राज्य की संज्ञा प्रदान करता है। सामाजिक नीति का संबंध सामाजिक आवश्यकताओं की एक विविधता एवं मानव संगठन की कमी वाली परिस्थिति में कार्य करने के अध्ययन से है, जिससे परंपरागत रूप से आवश्यक लोगों की पूर्ति के लिए यूज किया जा सकता है। सामाजिक सेवाओं तथा समाज कल्याण व्यवस्था इसे कहा जा सकता है। सामाजिक नीति के कुछ स्रोत हैं जिसके सहयोग से हम सामाजिक नीति के प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कार्यान्वयन करते हैं। उस स्रोत में है जिसे संविधान में विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, जिसमें मानव की आवश्यकताओं, मानव के अधिकारों, मानव के कल्याणों, मानव की सुरक्षा से संबंधित दिए गए हैं, जिसको हम उपयोग करके सामाजिक नीति बना सकते हैं। दूसरा है विधान, यानी बहुत से हमारे सरकार द्वारा केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय पर विधान का प्रावधान किया गया है, जिसमें हम उपयोग करते हैं और उपयोग करके नीति के शामिल करके उनका हम समाधान कर सकते हैं। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो हमारी है समाज की, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, वो भी हमारे नीति निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अदा करती है। राष्ट्रीय योजनाएं बहुत से सेंट्रल लेवल की स्कीम है, योजनाएं हैं, प्रोग्राम है, जो कहीं ना कहीं हमारे नीति निर्धारण में सहयोग करती हैं। यानी जो पिछले नीतियां बनी हैं, जो प्रोग्राम बने हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उसका उपयोग करते हुए आगे की रणनीति, आगे की योजना, आगे की पॉलिसी का निर्माण कर सकते हैं और उससे सीखे हुए जो भी हमारे पास अनुभव हैं, उस अनुभव के आधार पर जो निगेटिव यानी जो रुकावटें या जो बाधाएं हैं, उसको दूर करते हुए आगे की नीतियों को कैसे सफल बनाया जा सकता है, उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। यानी वह शर्त भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पिछले कई दशकों में, कई वर्षों में चलाए गए हैं। उन कार्यक्रमों की सहयोग से हम आगे की नीति को निर्धारण और उनके सक्सेस इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में ले जा सकते हैं। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांत चतुर्थ खंड में सामाजिक नीति का वर्णन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों का वर्णन है, जिस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए हम अपने पॉलिसी नीति निर्धारण में उपयोग कर सकते हैं। पहला है अनुच्छेद 38, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं संरक्षण राष्ट्रीय धारा की संस्थाओं में द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लाया जाएगा। ये अनुच्छेद 38 में विवरण है, जिसका उपयोग हम पॉलिसी बनाते समय किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोगों के आयों की, इसी अनुच्छेद में एक और विवरण मिलता है कि लोगों की आय की असमानताओं में कमी करने हेतु प्रयत्न तथा स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों में असमानताओं की निवारण हेतु प्रयास किया जा सकता है। यानी जो भी हमारे इनकम के स्रोत हैं, जो भी हमारे इनकम के स्तर हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उसको में उत्पन्न असमानताओं को दूर करके कैसे एक समान किया जा सकता है, इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो जब भी हम नीति बनाते हैं, इक्वलिटी की, समानता की, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 39, इसके अंतर्गत प्राविधान है कि राज्य विशिष्ट रूप से अपनी नीति को प्राप्त करने हेतु निर्देशित करेगा। यानी लोगों को समान रूप से समुचित आजीविका के साधन का अधिकार प्राप्त है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार वितरण ताकि सामान्य निहित का सर्वोत्तम पूर्ति हो सके। थर्ड है पुरुष एवं महिला के लिए समान कार्य का समान वेतन। यानी जो भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, कहीं भी काम करती हैं, चाहे वह सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह उनको समान वेतन का अधिकार का प्राविधान इन अनुच्छेद में किया गया है। तो जब हम नीति बनाते हैं, जब पॉलिसी बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, इन सब मुद्दों को, इन सब बातों को
ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों का समान रूप से समेकित विकास होना चाहिए। यानी जो भी बच्चे हमारे देश के हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग को हैं, उनका इंटीग्रेटेड समेकित विकास, इंटीग्रेटेड मीन्स यहाँ होता है यानी जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, हेल्थ से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, मानसिक रूप से विकास के लिए, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरह से उनका विकास होना चाहिए। जब हर रूप पूर्ण रूप से हर क्षेत्र को देखते हुए जब विकास करते हैं तो हम बोलते हैं समेकित विकास हो रहा है। यानी बच्चों का समेकित विकास का प्राविधान भी इस अनुच्छेद में किया गया है। संविधान के 39A में इसमें यह व्यवस्था की गई कि राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि वैधानिक व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को प्रोत्साहित करेगा। जैसे कोशिश करेगा कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य निर्भरताओं के कारण न्याय पाने में वंचित न हो जाए। ये राज्य की जिम्मेदारी इसमें बताई गई है इस अनुच्छेद में कि कोई भी स्टेट ये इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति को न्याय मिले, और चाहे वो उसकी योग्यता हो या नहीं हो, लेकिन न्याय पाने में कभी भी वो उससे वंचित नहीं किया जाए, न रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो वो मुख्य धारा के विकास की मुख्य धारा से वंचित हो जाएगा और मुख्य विकास की धारा में शामिल नहीं हो पाएगा। जब तक ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोगों की भी हमारे देश में संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को भी जोड़ेंगे और विकास में धारा में लाएंगे, तभी संपूर्ण विकास हो सकेगा। अनुच्छेद 41 में यह प्रावधान किया गया है कि इसके अनुसार अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास सीमाओं के अधीन राज्य कार्य, शिक्षा एवं बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं असमर्थता की स्थिति या अन्य परिस्थिति में जन सहायता अधिकार पाने का प्रावधान करेगा। यानी जब भी नीति बनेगी, जब भी कार्यक्रम बनेगा, वो राष्ट्रीय स्तर की हो या राज्य स्तर की हो, उसमें ऐसे लोगों के लिए ऐसे क्षेत्र में उनकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो उसका मौका, उसका फायदा लेकर के वो भी आगे बढ़ सके, उनका समुचित विकास हो सके। अनुच्छेद 42 इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य कार्य के लिए न्यायपूर्ण एवं मानवीय परिस्थिति की प्राप्त करने तथा मातृत्व सहायता के लिए प्राविधान करेगा। वो राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पर यह प्राविधान है और होना चाहिए, क्योंकि संविधान में उल्लेख है 42 में कि ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें मानवीय परिस्थितियों को प्राप्त करे तथा मातृत्व सहायता के लिए प्राविधान हो सके। अनुच्छेद 43 में यह प्राविधान किया गया है कि राज्य सभी श्रमिकों, कृषि से संबंधित, औद्योगिक अथवा अन्य क्षेत्र में काम करते हैं, जीवन निर्वाह, मजदूरी, अच्छे जीवन की आश्वासन प्रदान करने वाली कार्य के शर्तों तथा रिक्त समय एवं उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसरों को आनंद दिलाने में सहमत प्रदान करे। यानी जो भी हमारे वर्कर हैं, चाहे वो खेती एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके जीवन निर्वाह, मजदूरी के साथ साथ उनके अच्छे जीवन, उनके अच्छे सोशलाइजेशन, उनके परिवार का विकास, उनके संचित विकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस प्रकार की कुछ हमारे संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं जिसको हम उपयोग करते हुए अपने नीति निर्धारण में अच्छे ढंग से कर सकते हैं और उनके विकास में सहयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 43A इसमें प्राविधान है कि उक्त विधान द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से राज्य उद्योग के प्रतिष्ठानों, संस्थानों तथा अन्य संगठनों के प्रबंध में श्रमिकों की साझेदारी प्राप्त करने हेतु कदम उठाएगा। यानी इस संविधान के अनुच्छेद में जो वर्णन मिलता है वो ये कहता है कि जब सरकार नीति निर्धारण करेगी, कार्यक्रमों का आयोजन निर्धारण करेगी, उस समय यह जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी राज्य के उद्योग हैं, प्रतिष्ठान हैं, संस्थान हैं, उन संगठनों में प्रबंधक के साथ साथ श्रमिकों की भी साझेदारी होनी चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज की प्लानिंग हो या उसका ऑर्गेनाइजिंग हो या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, हर क्षेत्र में हमारे श्रमिकों का भी कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। तभी हम उस इंडस्ट्रीज का, उस क्षेत्र का समुचित विकास कर सकते हैं। यदि हमारे श्रमिकों का योगदान उसमें नहीं है तो वो एक तरफा होगा
और जो भी नीति बनेगी, जो भी हमारे प्लानिंग होंगे, वो एक साइड में होगा। वर्गों का पार्टिसिपेशन न होने के कारण उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके परिवार या कार्य क्षेत्र से संबंधित बेसिक ज़रूरतें हैं, उसको हम उसमें शामिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस श्रमिकों का भी सहभागी होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वो चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइज हो, चाहे इम्प्लीमेंट करने का हो, हर क्षेत्र में उनका होना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्रीज में कोई ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका समाधान होना है या करना है, तो उस समाधान के दौरान भी जो भी कमेटियां बनती हैं, जो भी मैनेजमेंट प्रबंधन की समिति बनती है, उसमें मैनेजमेंट के और वर्कर के दोनों तरफ के होते हैं। तो जो भी समस्या का समाधान लिया किया जाता है, वो श्रमिकों और मैनेजमेंट दोनों को ध्यान में रख करके किया जाता है। उसमें न तो प्रबंधन की कोई नुकसान होता है, न तो हमारे श्रमिकों का नुकसान होता है, और उस समस्या का समाधान भी हम प्रबंधन और वर्कर दोनों मिलकर के अच्छे ढंग से करते हैं। तो इस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है, जिसका हम नीति निर्धारण जब भी सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर करते हैं, या किसी इंडस्ट्रीज में करते हैं, या किसी संगठन में करते हैं, तो इसका ध्यान रखते हैं। अनुच्छेद 45 में प्राविधान है कि संविधान लागू होने की 10 वर्षीय अवधि के अंतर्गत राज्य सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु को पूरा न कर ले प्रयास करेगा। इसी प्राविधान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अवधि के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रही है, और इस तरह के कार्यक्रमों, इस तरह के स्कीमों का आयोजन कर रही है, जिससे हमारे 14 वर्ष के बच्चे इससे लाभ उठा रहे हैं। अब तो हमारे सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार जो है, हाई स्कूल और इंटर तक भी की व्यवस्था इस तरह की है, जहाँ कोई फीस नहीं है, और विभिन्न प्रकार की इंसेंटिव यानी विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म का हो, चाहे बुक का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे इंसेंटिव कोई प्रोत्साहन स्कीम हो, उसको दे करके, ताकि जो हमारे बच्चे देश के हैं, राज्य के हैं, वो शिक्षा से वंचित न हो जाएं। इस प्रकार के बहुत से हमारे देश में कार्यक्रम भी चल रहे हैं। शिक्षा मित्र है, सर्व शिक्षा अभियान है, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन है, सर्व सभी शिक्षा सभी को, इस प्रकार की योजनाओं का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये पहले संविधान में अनुच्छेद 45 में भी प्राविधान किया गया था, जिसको ध्यान में रख करके सरकार नीति बनाते समय इन तत्वों को भी शामिल करते हैं। 1956 यानी 1946 में प्राविधान है कि राज्य के कमजोर वर्ग SC ST के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को विशेष प्राविधान के साथ संवर्धन करेगा, तथा सामाजिक न्याय तथा शोषण के सभी प्रकार के सिद्धांत विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेगा। यानी कुछ हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कमजोर वर्ग के हैं। वो SC भी हो सकते हैं, ST भी हो सकते हैं, OBC भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिकल प्रॉफिट यानी इंसेंटिव हित को ध्यान में रखते हुए कुछ इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाएं, ताकि उनको सामाजिक न्याय मिल सके, उनका शोषण न हो, वो भी शैक्षणिक रूप से शिक्षित हो सके और आर्थिक रूप से लाभ लेकर के अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सके, अपने इनकम को बढ़ा सके, और अपने परिवार के, समाज के संवर्धन में योगदान दे सके। यानी इस क्षेत्र में हमारी शिक्षा और इकोनॉमिक दोनों ही विशेष महत्व रखती हैं, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह, किसी भी समाज के विकास में। इसमें खास तौर से वर्णन जो है हमारे कमजोर वर्ग के लोगों के और SC ST के लोगों का किया गया है, कि जब भी नीति बने, जब भी हमारी कार्यक्रम बने, इस प्रकार की व्यवस्था हो कि उनका न तो शोषण हो और उनको न्याय मिल सके, और उनको इससे संरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47, यानी संविधान के अनुच्छेद 47 में भी इस प्रकार का प्रावधान है कि राज्य अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने और जन स्वास्थ्य में सुधार लाने को अपना प्राथमिक कर्तव्य समझेगा, और विशेष रूप से राज्य दवा के लिए मादक पेयों तथा औद्योगिक प्रयोग पर निषेध लागू करने का
प्रयास करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें बिंदु पर विवरण दिया गया है, प्राविधान किया गया है कि कोई भी देश का व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिनकी पोषण स्थिति कमज़ोर हो, पोषण स्थिति ठीक न हो, स्वास्थ्य ठीक न हो। जीवन को उस स्तर ऊंचा उठाने और उनको सुधार लाने के लिए बहुत से हमारे ड्यूटी होती है, कर्तव्य होते हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, उसमें हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और विशेष रूप से जहाँ दवा निर्माण होता है या मादक का औषधियाँ बनती हैं, उस प्रकार के एरिया में ये निषेधाज्ञा होना चाहिए कि पानी दूषित न हो, वातावरण दूषित न हो, जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य जीवन स्तर अच्छा बन सके, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। इस प्रकार के अगर कुछ अवशिष्ट होते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम दूर करके और उनकी आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस प्रकार के हमारे संविधान में कुछ पहले से ही विधान है, कुछ प्राविधान है, जिसको उपयोग करके हम नीति निर्धारण जब करते हैं तो उसमें शामिल कर सकते हैं। और इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए हम अपने समाज, अपने देश के उत्थान के लिए नीति का निर्धारण कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे मैंने पहले बोला था कि कुछ कार्यक्रम पहले भी चले हैं, कुछ योजनाएं चली हैं जो इन बिंदुओं, इन अनुच्छेदों को ध्यान में रख कर के नीति का निर्धारण किया गया था और नीति के निर्धारण के साथ उनका ऑर्गेनाइज किया गया, उनको इम्प्लीमेंट किया गया और लोगों के विकास में बहुत ही सहायता मिली। हम देख सकते हैं प्रशासन भी हमारी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के विकास में, हमारे लोगों के डेवलपमेंट में, उनकी स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा हर क्षेत्र में विकास करने के लिए तत्पर होती है और अपना काम करती है। तो हम उन स्रोतों का, उन साधनों का उपयोग करते हुए अपने नीति का निर्धारण अच्छे ढंग से, मजबूत ढंग से कर सकते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से हमारे देश के, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका उचित ढंग से विकास हो सकता है। और जब उनका विकास हुआ तो हमारा परिवार का विकास हुआ, हमारा समाज का विकास होगा, हमारा राज्य का विकास होगा, हमारा राष्ट्र का विकास होगा, और जो राष्ट्र का विकास होगा तो पूरे विश्व का विकास होगा। ये सब ध्यान में रख करके जो हमारे नीति के और संविधान के जो प्राविधान हैं, उन प्राविधानों पर हमने कुछ चर्चा किया और आपको बताने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि इससे आप लाभान्वित होंगे और इसका लाभ लेते हुए अब अपने जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे। अपने ही नहीं, आप जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य के, उस परिवार की, उस समाज के विकास में भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, योगदान देंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सभी वर्ग के लोगों को एक विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए हमारे देश के विकास के में मदद करेंगे। धन्यवाद।